नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक करंट अफेयर्स और इसमें अक्टूबर से दिसंबर तक के करंट अफेयर्स जो इकोनॉमी के हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। और इससे पहले के जो भी करंट अफेयर्स हैं आप ऑनलाइन यूपीएससी चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें आपको अक्टूबर से पहले अर्थात जून से और सितंबर तक उसमें करंट अफेयर्स है जिसमें कि सभी पोर्शन आपको मिलेंगे। आर्ट एंड कल्चर हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल, नेशनल न्यूज़, ये सभी आपको उस पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अक्टूबर से दिसंबर तक में भी आपको साइंस और एनवायरनमेंट के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग करेंगे ये इकोनॉमिक करंट अफेयर्स, तो इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो इसमें ये अक्टूबर में आया था। तो इसमें है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा इसे जारी किया जाता है। और जो इसे जारी किया गया था तो यह 14वीं रिपोर्ट थी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 14वीं रिपोर्ट थी। और फिर इसके जो थीम है, तो इस थीम में देख रहे हैं कि सभी के लिए समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये हो गया इसका थीम, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। और इसमें सबसे जो अच्छा स्कोर है तो शीर्ष पर रहा है न्यूजीलैंड है, तो उसका स्कोर है 87.01 इसके स्कोर हैं। और सबसे पहले स्थान पे है। और फिर सबसे लास्ट में है सोमालिया जिसकी रैंकिंग 190 है। तो ये क्योंकि 190 देशों में ही हुआ था, तो जो सबसे लास्ट में है तो वो सोमालिया है। ठीक, तो भारत में जो भारत की रैंकिंग है इसमें तो 130 स्थान पे है, जो कि इससे पहले भी 130 स्थान पे थी भारत की रैंकिंग। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि पिछले साल भी मतलब जो था उसमें भी 130 स्थान पे था और इस साल भी 130 ही स्थान पे है, जो बहुत ही अच्छा नहीं है। मतलब कि एक चिंतनीय विषय है। तो ये इसके है। और फिर भारत के पड़ोसी देशों को देखें तो इसमें कि भूटान की जो रैंकिंग है 73, चाइना की 78, नेपाल 107 और पाकिस्तान श्रीलंका 110, पाकिस्तान 144 और बांग्लादेश 176 में है। तो इसमें सिर्फ जो पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश है, तो इसकी जो रैंकिंग है भारत से पीछे है, बाकी सभी हैं उनकी अच्छी है रैंकिंग। तो ये हो गया ये। और ब्रिक्स देशों में की स्थिति में देखें तो ब्रिक्स देशों में जो है उसमें सबसे अच्छा रसिया है, तो इसके 40 स्थान पे इसके रैंकिंग है। और फिर साउथ अफ्रीका जो है 74 और चाइना 78 और ब्राज़ील 123 स्थान पे है। अब इसमें देखिए विश्व बैंक ने इस रिपोर्ट के संदर्भ में एक बात कही है। तो ये कही है कि जैसे कि जो भी रैंकिंग इनके अनुसार लिखा है, इन्होंने कहा है कि उच्च रैंकिंग का मतलब है कि उस विशिष्ट देश की सरकार ने कारोबार करने के लिए अनुकूल विनियामक माहौल उपलब्ध कराया, जबकि निम्न रैंकिंग व्यापार के प्रतिकूल माहौल को दर्शाती है। अर्थात जैसे कि जो भी अच्छे रैंक पे जो भी देशों की रैंकिंग है अच्छे रैंक पे, तो वो क्या करते हैं, मतलब उनकी सरकार है कोऑपरेटिव है बिजनेस के लिए और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। लेकिन जिनकी अच्छी रैंकिंग नहीं है तो इसके प्रतिकूल है सरकार वहाँ की। तो ये कहना है विश्व बैंक के। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए, किसने कहा है तो विश्व बैंक ने ही कहा है। और इस रिपोर्ट को जारी कर भी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो ये विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़। तो ये जो 2016 का नोबेल प्राइज़ है तो ये मिला है जो अमेरिका में है, अमेरिका के ओलिवर हॉर्ट और बेंट होमस्ट्रॉम को मिला है। तो इन्हें किस लिए पुरस्कृत किया गया, तो इन्होंने अनुबंध सिद्धांत दिया है, कॉन्टेक्ट थ्योरी, उसके लिए इनको दोनों संयुक्त रूप से दोनों को यह पुरस्कार नोबेल प्राइज़ मिला है अर्थशास्त्र का। तो यह जो है सिद्धांत है इनका ओलिवर हॉर्ट और बेंट होमस्ट्रॉम का सिद्धांत जो है यह वास्तविक जीवन के अनुबंधों एवं संस्थाओं के साथ साथ अनुबंध संरचना के संभावित नुकसान समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
तो इसके लिए ये जो है हमारे निजी मतलब कि जो वास्तविक जीवन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट को समझने, संस्थाओं के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और उस स्थिति को समझने के लिए ये जो थ्योरी है इनकी वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो ये रहा नोबेल प्राइज़ इकोनॉमी के। आगे हम ये देख रहे हैं कि बैड बैंक। तो बैड बैंक के अक्सर हम लोग आजकल जो है कि बहुत इसके कंसेप्ट न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ने को मिलते हैं। तो ये क्या है यह एक जो बैड बैंक है एक संस्था है। तो यह एक ऐसी संस्था होता है जो कि जो बैंक्स हैं उनके एनपीएस को खरीद लेता है। ठीक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं उनको ये खरीद लेती है संस्था, और फिर अपने हिसाब से उसका वो मुआवजा कर मतलब कि उसकी उगाही जिसे कहते हैं उस पर कार्रवाई वगैरह करके उसे प्राप्त कर लेती है बैड बैंक जैसी संस्था जो है। और फिर क्या होता है कि समझौता एक होता है, मतलब जो समझौते के अनुसार बैंक और बैड बैंक में एक समझौता हुआ रहता है, जिसके अनुसार ये कुछ उसकी रकम जो है एनपीएस की रकम खुद अपने पास रखेगी और कुछ जो है बैंक को देगी। तो ये इस तरह की संस्था को बैड बैंक कहा गया है। और बैड बैंक की सर्वप्रथम जो अवधारणा है यह पिट्सबर्ग स्थित मुख्यालय मेलॉन बैंक द्वारा आरंभ की गई थी। तो ये पिट्सबर्ग जो वर्ग है उस मेलॉन बैंक है वहाँ पे इसको आरंभ किया गया था। और 2007 की वित्तीय मंदी जो है उसमें क्या हुआ था कि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में इसे अपनाया गया था और सफल भी रहा। तो इसलिए भारत में भी इसे अपनाने की बात कही जा रही है। तो ये जैसे कि जो बैड बैंक है, तो बैड बैंक इसमें लाभ जो है तो ये है कि जो बैंकों के बही खाते को भार मुक्त करने में मदद मिलेगी। जैसे जो इनके लैंडर अकाउंट्स होते हैं तो वो मतलब कि उनको भार मुक्त करने में ये सहायता करेंगे, और प्लस उगाही आसान करेंगे। जैसे एनपीएस की उगाही अपने तरीके से करेंगे तो फिर क्या रहेगा कि बैंक अपने कार्य, जैसे कि नीचे लिखा है, बैंक अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो बैंक अपने कार्य पे करते रहेंगे और फिर ये इसका कार्य इनके कार्यों को आसान कर देगी और बैंक को पैसे भी उनके मिल जाएंगे। तो ये रहा बैड बैंक के लाभ है। अब देख रहे हैं कि पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट से पीडीएमसी, तो ये सार्वजनिक ऋण प्रबंधन कोष है। इसे वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और ये क्या है, यह एक अंतरिम व्यवस्था है एवं लगभग 2 वर्ष में इसे सांविधिक पीडीएमए के रूप में उन्नत किया जाएगा। तो ये है कि अभी इसको पूरी तरह से इसको पूरी तरह से स्थापित करने में 2 साल का समय लग जाएगा। और यह एक अंतरिम व्यवस्था है जिसके उद्देश्य जो हैं ये आरबीआई से ऋण प्रबंधन कार्य को पृथक कर क्रमिक और बिना रुकावट के पीडीएमए को सौंपने की प्रक्रिया है। जैसे कि आरबीआई के जो कार्य होते हैं, जैसे कि देखिए कार्य ये है कि मौद्रिक नीति बनाता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन करता है, मुद्रा प्रबंधन करता है, और बैंकों का बैंक होता है, ऋणदाता होता है बैंकों के लिए, सरकारों को भी मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार को भी सहायता प्रदान करता है, और विकास संबंधी कार्य प्रचार वगैरह करता है। तो ये इसके कार्य हैं जिसमें कि ऋण भी देना एक महत्वपूर्ण इसकी जिम्मेदारी रहती है। तो ये जो पीडीएमए है इसको स्थापित किया जाएगा ताकि जो आरबीआई के ऋण संबंधी कार्य हैं उसको पृथक करके, उसको अलग करके इसको दे दिया जाएगा, पीडीएमए को दिया जाएगा, जिससे कि आरबीआई अपने कार्य और अन्य कार्य जो हैं उसको अच्छे तरीके से कर सके। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट इनसाइट। तो प्रोजेक्ट इनसाइट क्या है, ये किससे संबंधित है, ये कर वंचकों, कर छुपाने वाले को विभिन्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से पता लगाना। जैसे कि इस माध्यम से प्रोजेक्ट से क्या होगा कि जो कर नहीं देते हैं उनको विभिन्न तकनीकों के माध्यम से पता लगाना है। तो यह जो प्रोजेक्ट है शुरुआत किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा।
और फिर इसकी विशेषता जो है यह है कि यह विभिन्न माध्यमों से और पायलट परियोजनाओं द्वारा क्या करेगा, आंकड़े उपलब्ध करेगा और फिर उस संबंध में जो कर नहीं दे रहे हैं, नहीं छुपाते हैं, उन्हें ये पता लगाएगा। तो ये आंकड़े रहेगा जैसे टैक्स रिटर्न न करने वाले, बिना पैन कार्ड धारक, तो ये इस तरह के आंकड़े रहेंगे। तो इससे ये पता लग जाएगा कि किसने किसने कर की चोरी की है और फिर उसमें कार्रवाई करेगा। तो उसकी कार्रवाई के लिए एक केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर भी स्थापित की जाएगी, जो इनसाइट के जो डाटा कलेक्ट करेगा, तो उन डाटा का ये सत्यापन मतलब कि सत्यापन किया जाएगा प्रोसेसिंग सेंटर के द्वारा। और फिर उस संदर्भ में अगर सही पाया गया मामला या फिर कोई भी मतलब कि उससे संबंधित जो कर से संबंधित है, तो उससे संबंधित नोटिस वगैरह, लेटर इत्यादि यही प्रोसेसिंग सेंटर भेजेगा। तो ये हो गया आपका इनसाइट प्रोजेक्ट। और फिर उसके अंतर्गत जो प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किएगा उसके बारे में आगे हम लोग ये देख रहे हैं कि चेन्नई में भारत का पहला मेडी पार्क। तो मेडी पार्क जो है इसके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी HLL लाइफफेयर लिमिटेड द्वारा इसको स्थापित किया गया है। और फिर ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, चेंगलपट्ट चेन्नई में है और जो तमिलनाडु राज्य में है। तो इसकी स्थापना हो गई और भारत का ये पहला मेडी पार्क है। और मेडी पार्क जो है ये चिकित्सा उपकरणों के निर्माण हेतु ये पार्क स्थापित किया गया। अर्थात मेडी पार्क के अंतर्गत क्या होता है कि जो मेडिकल से जो संबंधित है उस जो प्रौद्योगिकी टेक्निक है, ठीक, और फिर उपकरण वगैरह है, तो उसको क्या किया जाएगा, इस पार्क के अंतर्गत उसको विकसित किया जाएगा और फिर उपलब्ध कराया जाएगा। उद्योग वगैरह इस संबंध में विकसित किया जाएगा मेडी पार्क के थ्रू। अब ये है कि आप ये देख रहे हैं एग्रो इरेडिएशन सेंटर, कृषि विकिरण केंद्र। तो भारत और रसिया ने मिलकर इस संदर्भ में केंद्र स्थापित करने की सहमति जताई है। और कहाँ पे स्थापित होगा, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में 7 केंद्र इसके संदर्भ में स्थापित किए जाएंगे। ये अब देख रहे हैं क्या है एग्रो इरेडिएशन सेंटर क्या है। तो ये कृषि विकिरण केंद्र वह केंद्र है जहां खाद्य उत्पादों को कीटाणुओं और कीड़ों से मुक्त करने के लिए कम मात्रा में विकिरण से गुजारा जाता है, जिससे कि उनकी दीर्घायुता और सेल्फ जीवन में वृद्धि हो सके। तो ये क्या है कि जैसे कि ये सेंटर पे विभिन्न तरह के खाद्य वगैरह जो अनाज वगैरह हैं उसको यहाँ पे रखा जाएगा और फिर क्या होगा कि विकिरण के थ्रू, रेस के थ्रू वहाँ रेस जो है गुजारा जाएगा उन अनाजों के बीच से और या फिर खाद्य पदार्थों से। तो क्या होगा इसको, क्योंकि इससे जो भी अनाज वगैरह हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो ख़राब नहीं होंगे और फिर उनकी दीर्घायुता मतलब लंबे समय तक मतलब अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। इसके लिए यह केंद्र स्थापित किया जा रहा है एग्रो रेडिएशन सेंटर। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एग्रो रेडिएशन सेंटर, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब है कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। तो इसमें आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि इसको कौन जारी करता है। तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और फिर इस 2016 में कुल इस जो सूचकांक में 138 देश शामिल किए गए थे, जिसमें कि भारत की जो स्थिति है 39वें स्थान पे है और चाइना की स्थिति जो है 28 स्थान पे है। तो इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि आपको ये ध्यान देना है कि जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आर्थिक मंच, और फिर भारत की स्थिति 39वें स्थान पे है। ये देख रहे हैं माइनिंग सर्वेलियंस सिस्टम MSS,
ये खनन निगरानी प्रणाली है। तो इसके जो है कि खनन होता है विद्युत, कोयला, नवीनकरणीय ऊर्जा इत्यादि से संबंधित। तो उस खनन के निगरानी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में इस खनन निगरानी प्रणाली को प्रारंभ किया। ये क्या है, ये जो खनन निगरानी प्रणाली है यह एक उपग्रह आधारित प्रणाली है। मतलब कि जो निगरानी का कार्य होगा तो वो उपग्रह के माध्यम से किया जाएगा, जिसे विकसित किया गया है भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और अन्य के सहायता से। और यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विश्व में विकसित सबसे पहली निगरानी प्रणाली में से एक है। तो ये भी क्योंकि इसे भारत में इसे स्थापित किया गया, भारत में प्रारंभ किया गया है, तो ये पहली भी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप लोग याद रखिएगा कि खनन निगरानी प्रणाली जो है क्या है। और फिर ये आप लोग याद रखना है कि यह उपग्रह आधारित निगरानी प्रणाली है, जिससे खनन संबंधित कार्यों पे जो है निगरानी रखी जाएगी। और जैसे कि उसमें है कि इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू सूचना विज्ञान, फिर है कि गांधी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और फिर इंडिया ब्यूरो ऑफ साइंस। ये तीनों के जो हैं वो संस्थान, उन सब के द्वारा इसको विकसित किया गया है। सॉरी। इसके उद्देश्य क्या हैं? इसके उद्देश्य हैं ऑटोमेटिक रिमोट सेंसिंग डिटेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अवैध खनन गतिविधियों की घटनाओं को रोककर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और फिर खनन उत्तरदायी प्रशासन स्थापित करना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में जो खनन संबंधी माफिया वगैरह हैं उस कितने मतलब कि अवैध तरीके से खनन करते हैं, और फिर ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो उन समस्या से निजात पाने के लिए और फिर इसको ये महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है मैसेज, और फिर इससे लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे कि उत्तरदायी खनन प्रशासन स्थापित होगा। ये है, अब देख रहे हैं हम लोग एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स। तो ये है AMFFR इंडेक्स। तो इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, और इसमें राज्य और संघ शासित प्रदेश दोनों को शामिल किया गया है, और यह पहला सूचकांक है। इसमें जीरो, जैसे कि इसके सूचकांक जीरो के अनुसार जिसको 0 मिला है वो चयनित क्षेत्र कोई सुधार नहीं, और जिसको 100 मिला है मतलब कि अच्छा सुधार का सूचक है। तो इसमें जो अच्छे रैंकिंग मिली है, महाराष्ट्र को सबसे पहले स्थान पे मिला है, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तो इस रैंकिंग में जो AMFFR इंडेक्स है, जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, तो इसके अनुसार जो है महाराष्ट्र फिर पहले स्थान पे, फिर गुजरात। इसको आप लोग याद रखना होगा। और इसमें ये भी बात है कि कुछ राज्य शामिल नहीं हुए थे। तो कुछ राज्य में कौन कौन है? इसमें केरल, बिहार, मणिपुर, दमन दीव, दादर नागर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो हैं वो शामिल नहीं हुए थे इस सूचकांक में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। उड़ान प्रोजेक्ट बहुत ही इस समय फेमस है, और ये इस पे हम लोग को भी अच्छे तरह से ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, इसमें उड़ान प्रोजेक्ट जो है इसका फुल फॉर्म उड़े देश का नागरिक है, और यह उड़ान क्षेत्रीय उड्डयन बाजार को विकसित करने के लिए एक नवाचारी योजना है। स्थानीय क्षेत्र मतलब रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। और फिर इसकी जो विशेषता है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं, मैदानी क्षेत्रों में 280 किलोमीटर से 800 किलोमीटर की ये उड़ान सीमा तय रहेगी, लेकिन पहाड़ी और फिर सुदूरवर्ती या द्वीपीय क्षेत्र में या फिर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनके लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं रहेगा।
और फिर यहाँ पे है कि इस योजना के अंतर्गत एक न्यूनतम संख्या में उड़ान सीटों, जैसे कि अब इस योजना में क्या होगा कि कुछ सीटें आरक्षित कर ली जाएंगी और फिर वो रहेगा आम जनता के लिए, लोकल लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं। और फिर क्या करेंगी, जो एयरलाइंस है उनको किफ़ायती दर पे उपलब्ध कराएंगी ये सीटें। और फिर ये जो इसके लिए मतलब कि इच्छुक एयरलाइंस हैं, जो भी इस क्षेत्र में जो अपनी उड़ान को जारी रखना चाहते हैं, तो उनको क्या करेगी, BGF वैलिडिटी गैप फंडिंग प्रदान किया जाएगा, जिससे कि वो किरायों में जो आम जनता है उनके किराए किफ़ायती दर पे रखें। और इसकी जो VGF है उनकी अवधि कितने समय तक रहेगी, 3 साल तक। और है कि वर्तमान में जैसे कि हम लोग अभी जो है कि अप्रैल में ही क्या हुआ है कि इस संदर्भ में जो पहली उड़ान है उसको लॉन्च कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है और PM हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। और ये है 3 जगहों पे, जैसे शिमला से दिल्ली, करप्पा से हैदराबाद और नांदेड़ से हैदराबाद। तो ये 3 उड़ान से संबंधित, प्रोजेक्ट से संबंधित उड़ान को प्रारंभ कर दिया गया फिलहाल में। और फिर है कि उड़ान योजना के अंतर्गत 5 भौगोलिक क्षेत्र निश्चित किए गए हैं, जिसमें कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण पूर्व और फिर उत्तर पूर्व, ये हैं इसके क्षेत्र। अब है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, ये पश्चिम, जो पंजाब से पश्चिम बंगाल तक है और इसकी जो कुल किलोमीटर है, जैसे कि जो लंबाई है वो 1840 किलोमीटर है और ये निर्माणाधीन है, अभी इसका निर्माण चल रहा है। और फिर किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, भारतीय रेलवे द्वारा। और इसमें सहायता जो दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे IRBD भी कहते हैं, और जिसने $650 मिलियन का योगदान दिया है। और इस कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर जो है उसके पहले 2 चरण भी उससे भी कार्य चल रहा है, जिसे फंडिंग किया गया था, जिसे सहायता प्रदान किया गया था विश्व बैंक के द्वारा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अभी की ऊर्जा गंगा परियोजना, तो इसे PM द्वारा वाराणसी ऊर्जा गंगा, मतलब कि वाराणसी में इसे शुरू किया गया। और ये अत्यंत महान महत्वाकांक्षी परियोजना है, क्योंकि यह गैस पाइपलाइन परियोजना संबंधित है। ये मतलब कि ऊर्जा गंगा परियोजना में गैस पाइपलाइन को बिछाई जाएगी। और ये जैसे कि इसके अंतर्गत इसे बिछाया जाएगा जगदीशपुर और हल्दिया के बीच, इसको स्थापित किया जाएगा, जिसकी लंबाई 2050 किलोमीटर होगी। और इसमें इस परियोजना के अंतर्गत कौन कौन राज्य शामिल हैं जिस लाभान्वित होने वाले, तो इसमें UP, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हैं, जो टोटल 5 राज्य हैं। और फिर इसमें है कि जो ये परियोजना है इसे गैल द्वारा लागू किया जा रहा है। और फिर अब यहाँ पे है कि इससे लाभार्थी शहर, यहाँ पे हम लोग राज्य देखें, और राज्य में भी जो इनके शहर, प्रमुखतः जो शहर हैं वो कौन कौन शहर लाभान्वित होंगे, तो वाराणसी UP में, जमशेदपुर जो है झारखंड में, पटना बिहार में, और रांची भी झारखंड में, कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल, भुवनेश्वर उड़ीसा, कटक भी उड़ीसा, ये सब जो हैं, तो ये राज्य, ये जो शहर हैं, प्रमुख शहर हैं, वो इससे लाभान्वित होंगे। अब है कि जैसे कि जो विमुद्रीकरण हुआ, जैसे कि हम सभी जानते हैं 500 और 1000 रुपये का नोटों का जो नवंबर में बंद कर दिया गया प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कर, तो ये क्या हुआ, अवैध करार दिया गया जो पुराने नोट हैं, तो इसको विमुद्रीकरण कहा गया। विमुद्रीकरण, तो हम लोग जान लें कि विमुद्रीकरण क्या होता है, तो डिमोनेटाइजेशन, यह एक वित्तीय कदम है जहां किसी करेंसी के वैध मुद्रा के दर्जों को अमान्य घोषित किया जाता है। जैसे कि ये ऐसी, मतलब कि ये वित्तीय कदम है जिसके द्वारा कोई भी
मुद्रा है उसको अमान्य घोषित किया जा सकता है, उसको प्रचलन से हटाया जा सकता है। तो इस स्थिति को विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। यह आमतौर पे पुरानी मुद्राओं को की जगह नई मुद्राओं को प्रतिस्थापित, मतलब जो है पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा लाने के लिए इस स्टेप को उठाया जाता है। और इससे 2016 से पहले भी हमारे भारत में विमुद्रीकरण किया जा चुका है 1978 में। और इस समय जो है 1000, 5000 और फिर 10,000 के नोट को विमुद्रीकृत किया गया था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि 2016 से पहले कब हुआ था, ठीक। तो ये आपको डेट याद रखना है, 1978 में इसको किया गया था, ठीक। अब है कि इस विमुद्रीकरण से लाभ क्या है, तो ये है कि इससे क्या होगा, कैशलेस इकोनॉमी होगी। तो ये हमारे जैसे कि वर्तमान की सरकार इस पर महत्वपूर्ण बल दे रही है और तो इसका कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा दे रही है। तो इसका ये भी लाभ है कि कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाना, ब्लैक मनी को पतन, ब्लैक मनी जैसे कि जो पुराने नोट है उसको अवैध करार दिए जाने पे उतने मात्रा में जो भी ब्लैक मनी है वो उसका पतन हो गया। फिर है कि पड़ोसी देशों से जैसे कि जो भी नकली नोट वगैरह आते हैं या फिर आतंकवादियों द्वारा उस पर भी रोक लग गया। फिर आयकर विभाग लाभान्वित हुआ, तो क्योंकि पुरानी जो भी है कि ट्रांसपेरेंसी आई तो आयकर विभाग भी इससे लाभान्वित हुआ या फिर होगा। अब है कि राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, तो राज्यों में भी इसे राज्यों हमारे भारत में इसे राज्य स्तर पर जारी किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। और इसे जारी किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP के द्वारा, जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, DIPP। इसके द्वारा इसको जारी किया गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग राज्यों का। इसमें है कि जो DIPP है वो विश्व बैंक की भी सहायता लिया है। इसको जारी करने में, इसको तैयार करने में इसने विश्व बैंक की सहायता ली। और फिर इसके अंतर्गत जो है इसमें स्कोर देख लें, रैंकिंग देख लें, तो रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पे है आंध्र प्रदेश और पहले ही स्थान पे तेलंगाना है। तो इसको आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, दोनों ही पहले स्थान पे है। और इसके बाद गुजरात, फिर चंडीगढ़ या फिर अन्य आते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि दोनों को प्रथम स्थान मिला है। अब है कि प्रधानमंत्री युवा योजना, ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने अपने दूसरी स्थापना दिवस पे इस योजना का शुभारंभ किया। तो दूसरा स्थापना दिवस अर्थात इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। तो दूसरे स्थापना दिवस पे इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। और फिर ये क्या है, तो ये इसके अंतर्गत क्या होगा, प्रधानमंत्री युवा योजना के अंतर्गत क्या होगा कि 5 वर्ष अर्थात 2016-17 से 2020-21 तक 3,500 संस्थानों के माध्यम से 7 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को उद्यमशीलता शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराई जाएगी MSDE के द्वारा। जैसे इसकी समय सीमा जो है 5 वर्ष के लिए, जिसमें 16-17 से 20-21 है। और फिर इस अपने संस्थानों के द्वारा 7 लाख जो भी प्रशिक्षार्थी हैं उनको प्रशिक्षित करेगा और उनको जैसे कि नए व्यवसाय को शुरुआत करने के लिए वो प्रशिक्षण, शिक्षा इत्यादि प्रदान करेगा, ये MSDE के द्वारा। अब है मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल, तो ये 2016 में लाया गया और इसे किसके स्थान पर लाया गया, केंद्रीय मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के स्थान पे मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2016 को लाया गया, स्वीकृति प्रदान की गई। तो इससे क्या है, इसमें है कि कुछ चेंज किया गया। तो चेंज ये किया गया कि पहले जैसे कि जो धारा थे इसके अंतर्गत वो ज़्यादा थे, जिसको कम कर दिया गया, जिसको अब घटा, पहले 134 थे
तो जिसे घटा के 65 कर दिया गया। और फिर इसमें है कि बंदरगाह प्राधिकरण बोर्ड में 3 से 4 सदस्य, जो स्वतंत्र सदस्य सहित कुल 11 सदस्य होंगे वर्तमान में। जो पहले कुल सदस्यों की संख्या थी 17 से 19 सदस्य थे। तो ये चेंज किया गया मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2016 के द्वारा। अब है कि अब पोर्ट अथॉरिटी बोर्ड के टैरिफ तय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पोर्ट अथॉरिटी को जो भी टैरिफ है पोर्ट से संबंधित उसके तय करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। और फिर इसके लिए समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र समीक्षा बोर्ड इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड IRB को मंजूरी प्रदान की गई, जो क्या करेगा कि प्रदत्त सेवाओं के संबंध में की गई शिकायतों की जांच करेगा। जो भी मतलब कि सेवा दी जाएंगी तो वो क्या होगा कि ये जांच करेगा, ठीक। IRB। अब राष्ट्रीय विद्युत योजना, इसको भी देख लेते हैं। तो ये उत्पादन, जैसे बिजली के उत्पादन से संबंधित है, विद्युत के उत्पादन से संबंधित है, और इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के राष्ट्रीय विद्युत योजना का विमोचन किया गया। मतलब कि ये केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इस योजना का विमोचन किया गया। और फिर जैसे कि इसमें है कि इसने अनुमान लगाया है इसके मतलब कि इस योजना के अंतर्गत गैस के क्षेत्र में मतलब कि इतना 340 मेगावाट बिजली उत्पादित विद्युत उत्पादन करने का अनुमान लगाया। फिर जल के माध्यम से इतना, फिर परमाणु के माध्यम से इतना, फिर नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से इतना मेगावाट को ये अनुमान लगाया है और इस पर कार्य करेगा। तो इसके अंतर्गत जो है मुख्यतः जो परमाणु ऊर्जा है उसको वरीयता प्रदान की गई है, प्राथमिकता इसको दिया गया है परमाणु ऊर्जा को, किसके अंतर्गत, राष्ट्रीय विद्युत योजना के अंतर्गत। अब है कि गर्वेप। तो गर्वेप क्या है, जब विद्युत मंत्रालय ने ये गर्वेप 2 है, ठीक। और इससे पहले यानी कि 1 आ चुका है, तो ये 2 के बारे में जाने। विद्युत मंत्रालय ने देश के सभी अर्थात 6 लाख गाँवों में ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में वास्तविक समय में डेटा उपलब्ध कराने के लिए इस एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। जैसे कि ये क्या करेगा, भारत स्तर पर जितने भी गांव हैं, 6 लाख गांव हैं, तो उन पे विद्युतीकरण जैसे कि विद्युत उपलब्ध कराने संबंधित जो भी है शिकायत वगैरह, या फिर कहाँ है या विद्युत कहाँ इलेक्ट्रिसिटी की पहुंच है या नहीं है, क्यों नहीं है, और फिर विभिन्न कारणों को जानने के लिए इस ऐप को स्थापित मतलब कि शुरुआत की गई है। और फिर इसके लिए और है कि जो प्रथम था, गर्व ऐप प्रथम था, वो इतने गाँव को कवर नहीं करता था, इसलिए इसके स्थान पे गर्व 2 लाया गया। और गर्व 2 में ये भी है कि एक विंडो दिया जाएगा जिसका नाम संवाद होगा, जिसमें कि नागरिक अपने प्रतिक्रिया या परामर्श दे सकते हैं। तो ये रहा गर्व ऐप। और आज इतना ही, ये रहा हमारा अक्टूबर से दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर्स हैं, मतलब इकोनॉमी के, उसको डिस्कस किया गया। आगे हम लोग और भी जो भी करंट अफेयर्स को उसको डिस्कस करेंगे। और फिर दोस्त आप लोग अपने सुझाव या शिकायत जो भी है उसको आप देते रहिए, और इस मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और फिर आपको जो, क्योंकि आप लोग प्रतिक्रिया देंगे तभी तो मैं कुछ समझूंगी या फिर उसमें सुधार कर सकती हूँ। और फिर मुझे अच्छा लगेगा, शिकायत भी रहेगी तो मैं उसे दूर करने की पूर्णतः कोशिश करूँगी। और आप लोग की प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।